आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में जो भारतीय कृषि है या इन जनरल हम कहें कि एग्रीकल्चर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन पे चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री की जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करने में, एज वेल एज आपकी जो फार्मिंग कम्युनिटी होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये आपका जो भी रॉ मटेरियल होता है, स्पेशली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, एज वेल एज जो वहाँ की जनता है या पब्लिक है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराती है। इस तरह से एग्रीकल्चर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो आइए देखते हैं जो ये एग्रीकल्चर है इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी क्रम में देखें तो मुख्य रूप से अगर हम भारतीय किसी भी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम 3 हेड्स में अगर डिवाइड करके अगर हम स्टडी करें तो देखते हैं सबसे पहला है पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो ब्रॉडली हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसको हम फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक भी बोल सकते हैं, उन कारकों के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो जलवायु, स्पेशली मैं कहूँगा क्लाइमेट, जिसमें हम आपका टेम्परेचर और रेनफॉल यानी वर्षा। तो टेम्परेचर किसी भी जो आपका एग्रीकल्चर होगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उसको बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है, क्योंकि कोई भी क्रॉप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आपको वो क्रॉप उगाई जा सकती है। हालांकि आजकल ग्रीन हाउस आ गए हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी हो गए, लेकिन अगर हम देखें कि लार्ज स्केल पे अगर हमें किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वो क्रॉप ग्रो की जा सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में जो भी मानसून जो भी आपका एग्रीकल्चर सीजन है ना, तो वो सारी की सारी, चाहे वो रबी हो, क्रॉप आपका खरीफ हो या आपका जायद हो, वो एक पर्टिकुलर समय में ही उसकी खेती की जाती है और उस समय में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो अगर हम कहें क्योंकि इस टेम्परेचर का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवर द ग्लोब ट्रॉपिकल टू आपका पोलर एरिया तक बिल्कुल टेम्परेचर वेरी करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ आपका क्रॉप का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो दूसरा जो कारक है आपका जलवायु फैक्टर में या भौतिक कारकों में, तो वो है आपका जल की उपलब्धता या मैं कहूँ कि वर्षा की मात्रा। तो वर्षा भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, क्योंकि जल की उपलब्धता के बिना आप कोई भी क्रॉप उगा नहीं सकते। ये जल उपलब्धता आपको प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा से उपलब्ध होती है, तो एक पर्टिकुलर आपको नमी भी चाहिए होती है उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जैसे कुछ क्रॉप्स होती है वो आपको 250 mm से भी ज़्यादा वर्षा उनको चाहिए होती है। कुछ क्रॉप होती है वो आपकी ड्रॉट प्रोन एरिया में होती है, जैसे बाजरा है, तो इनको आपको कम वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही फैक्टर आपके जो भौतिक कारक है, वर्षा और आपका तापमान, ये किसी भी एरिया में आपका उस क्रॉप को उगाने में बहुत बड़ा फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से मतलब है ऊंचाई से अगर हम जाएंगे तो क्रॉप का कोई भी क्रॉप एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ही उस क्रॉप को उगाया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो बनाना है, तो बनाना एक पर्टिकुलर आपको हाइट पे या एक पर्टिकुलर लेटीट्यूड पे मिलेगा। वैसे ही आपको एप्पल है वो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे उसको उगाया जाता है या पाई जाती है। जैसे आपको देखेगा टेम्परेट क्लाइमेट में या कुछ हाइट पे आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, तो वहाँ पे ये सेब के बागान मिलेंगे, आपको चाय के बागान मिलेंगे। चाय के बागान को आप अगर चाहें तो हाइट पे ही वो आपको मिलेंगे, चाय है, कॉफ़ी है, लेकिन वो आपको प्लेन एरियाज़ में नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के मैदान में प्लेन एरिया में चाय का बागान नहीं मिलेगा। तो एल्टीट्यूड भी आपका किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने में उसकी लोकेशन को या उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों विंड। जो वायु चलती है आपकी प्रचलित पवनें जिसको हम कहें, और आपकी लोकल विंड्स जो भी पर्टिकुलर एरियाज़ में जो विंड चलती है वो भी आपका बहुत ही इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर के
एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो विंड होती है वो वहाँ की वास्पोराइजेशन क्रिया है, इवेपोट्रांसपिरेशन जो रेट होती है उसको अफेक्ट करती है कि कितनी नमी उस पर्टिकुलर सॉइल में या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पाई जाएगी। अगर सपोज कि मैं कहूँ राजस्थान या नॉर्थ इंडिया में जब लू चलती है तो आपका जो आपके एनवायरनमेंट में जो नमी रहेगी वो बहुत ही कम हो जाती है, शुष्क आपका एनवायरनमेंट रहेगा। इस वजह से क्या होगा, तो आपका जो क्रॉप है वो कम होगी, क्योंकि वाटर आपका जो मॉइस्चर है वो उसमें नहीं रहेगा। जबकि आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपका समुद्र के किनारे या आपको वहाँ पे मॉइस्चर की अधिकता मिलेगी, तो वहाँ पे अलग टाइप की एग्रीकल्चर होगी। और आपका नॉर्थ इंडिया में अगर जहाँ पे लू चलती है, या आप वर्ल्ड के अगर देखें तो ग्लोब जहाँ पे चिनूक चल रही है, हरमट्टान चल रही है, या आपका और डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल विंड्स चल रही है, तो वो आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को अफेक्ट करेगी। और ग्रोइंग सीजन की जो कितनी लंबा होगा, उसकी लेंथ क्या रहेगी, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये सारी चीज़ें आपके उसको एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगी। तो जैसे कि ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें सोशियो कल्चरल फैक्टर, सामाजिक जो आपके कारक हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, वो भी आपकी फार्मिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड टेन्योर, कि वो ओन्स द लैंड, वो उस ज़मीन को कौन आपका उसको बो रहा है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, एक होता है कि फार्मर खुद है, जो उसका ओनर है वो ही उसको खेती कर रहा है उसके ऊपर। एक होता है अपने किसी को टेनेंट, मतलब किसी को अपने बोने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसके लीज के ऊपर दे दिया है वो, या वो उसको ऊपर खेती करेगा। और एक होता है लैंडलेस लेबर, आपने उसको बुलाया और वो आपके खेत के ऊपर कार्य कर रहा है। एक होता है स्टेट, जैसा कि रशिया वगैरह में, आपके चाइना वगैरह में जो खेती करवाई जाती थी, तो स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फार्म होते हैं उनके ऊपर खेती की जाती थी। तो उसको लैंड टेन्योर टेनेंसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर भी टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए थे, आपका जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे बेसिकली। तो उसके अंदर आपका रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये सब का जो आपका ज़मींदारी प्रथा थी पहले, और उसके बाद में फिर नए रिफॉर्म्स लाए गए, आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। तो इसका सीधा सीधा फैक्टर था कि वो ओन्स द लैंड। अगर जो कृषक खुद हैं, अगर वो लैंड खुद उसको ओन करके उसको आप उगा रहा है तो प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। और अगर मान लो लैंड होल्डिंग साइज है वो भी, अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, आपके बहुत सारे छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, तो भी आपका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा। तो इस तरह से लैंड टेन्योर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को, क्योंकि अगर टेनेंसी आपका बड़ा और छोटा मतलब आपका इनहेरिटेंस लॉज होते हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि फार्म की साइज़, इंडिया जिसमें होता क्या है कि पैतृक संपत्ति को लेके, जैसे आज कोई 200 बीघा खेत है तो ओवर द पीरियड ऑफ पीढ़ी से पीढ़ी उन खेतों में उसमें बंटवारा होता जाता है, और जो लैंड होल्डिंग आपकी जो खेत की साइज़ होती है वो छोटी होती जाती है। तो जब छोटी आपकी खेतों की साइज़ हो जाएगी तो उसमें आपका जो कमर्शियल स्केल पे आप कहोगे लाभ, बड़े स्केल पे आप मशीनीकरण का उपयोग नहीं कर सकते, आपको लोन वगैरह कम मिलेगा, तो आप उसको जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपका उसका अफेक्ट होगा। वहीं अगर आप देखें तो बड़े जो फार्म्स होते हैं उसमें आप लार्ज स्केल पे मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, और आपका फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, लोन वगैरह की फैसिलिटी हो सकती है, और आपका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके लैंड टेन्योर के अंतर आती है, जो सामाजिक और आर्थिक कारक है। अगर आप इंडिया में देखें तो पंजाब और हरियाणा वगैरह में जो एग्रीकल्चर आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा था, उसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा कि आपका जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उनका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन भी एक बड़ा फैक्टर्स रहा था। नेक्स्ट जो दोस्तों कारक है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप देखें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात के साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी जो फार्म प्रोड्यूस होती है उसको आपका मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और मान लो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो आपका जो फार्म प्रोड्यूस होगा वो मार्केट में टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, और जब टाइम पर मार्केट में पहुंच नहीं पाएगा तो आपका पूरा जो प्रोडक्शन आपने किया है वो बीच रास्ते में ही ख़राब हो जाएगा। तो बैक एंड सपोर्ट आपका मार्केट से आपका ट्रांसपोर्टेशन लिंक बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक ट्रांसपोर्टेशन लिंक नहीं होगा तो आपको फार्मर्स को वो आपको प्रोड्यूस का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो मिल्क आपके जो फार्मर्स हैं, फार्म हाउस होते हैं, उन पे पर आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जल्द से जल्द आपको कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए या मार्केट एरिया में पहुंचना चाहिए, सो दैट उनको अच्छे दाम मिल सके। दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, वो शिमला का एप्पल है या मान लो हिमाचल में जो एप्पल कल्टीवेशन होता है, उसको आपको दिल्ली के मार्केट में लाना है, तो अगर आपको उम्दा किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो वो सेम आपका ख़राब हो जाएगा। तो अब वो सेम ख़राब हो जाएगा तो उस फार्मर को उस जो उसका प्रोडक्शन है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपका जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का उच्च होना बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपका रोड तो हो ही गया, एयरवेज से भी आपको एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं जो आपका फार्म प्रोड्यूस होता है। इसके अतिरिक्त आपका जैसे पेरिशेबल गुड्स है, जो आपके ख़राब होने वाले आइटम्स हैं, जैसे टोमेटो हो गया, एप्पल्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो आजकल आपका एयर कंडीशनड व्हीकल्स भी आ गए हैं, ट्रेन फैसिलिटी भी आ गई है। तो इस तरह की आपको फैसिलिटी हो तो आपको इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर ये फैसिलिटी नहीं होगी तो फार्मर्स क्या होंगे, वो पर्टिकुलर क्रॉप छोड़ के दूसरी क्रॉप्स पे स्विच करने के लिए जो ख़राब नहीं होती उस पर मजबूर हो जाएंगे और उनको उस एग्रीकल्चर का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो आपका जो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, मार्केट फैसिलिटी। मार्केट का आपका जो ट्रांसपोर्ट से लिंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने कहा कि दिल्ली और शिमला का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो आपका मार्केट में जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है फार्म्स में, वो जब तक मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो फार्मर्स को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और जब बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो आपको उसको क्रॉप ग्रो करने में दिक्कत आएगी। तो दूसरा ये है कि जो पेरिसेबल गुड्स हैं, जैसे मान लो कि आप देखोगे हॉर्टिकल्चर, जैसे हॉर्टिकल्चर देखोगे तो हॉर्टिकल्चर हमेशा आपको मार्केट एरिया के जो मार्केट एरियाज़ हैं उनके पास ही होना चाहिए। जैसे फ्लावर कल्टीवेशन है, आपका वेजिटेबल कल्टीवेशन है, ये सब जो हैं आपके मार्केट है उसके इर्द गिर्द हो, तो क्या होता है कि जल्द से जल्द उसको आपका मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। बैक एंड से जो फार्म्स होंगे वो पास में रहेंगे मार्केट, तो जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी भी आपको अफेक्ट करती है। लेकिन हालांकि अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत हो गई है। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि दूरी बहुत ज़्यादा, मार्केट से आप दूर किसी पर्टिकुलर क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपके उस रॉ मटेरियल से, मान लो कोई फ्रूट है, एप्पल आपका शिमला में 20 रुपये किलो है, लेकिन उसको मार्केट में पहुंचाने का 80 रुपीज़ या मान लो फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है पर केजी, तो 20 रुपीज़ का वहाँ पे एप्पल है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल टू आपका प्रोडक्शन हो गया, मतलब पर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपके जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन की उसको अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक वान थुनेन महोदय थे, उन्होंने एग्रीकल्चर का क्रॉपिंग पैटर्न पे उन्होंने बात की थी कि कैसे कैसे मार्केट से हम जब दूरी पे जाते हैं तो फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर है वो कैसे कैसे चेंज होता जाता है। तो उन्होंने पहले बताया था कि भाई मार्केट होता है, उसके पास में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो आपका मिल्क प्रोडक्शन वगैरह, डेयरी फार्मिंग वगैरह, ये सब मार्केट एरिया के पास में ही होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका आपकी जो प्रोडक्शन है उसको स्केल अप करने के लिए, मतलब उसको अचानक से बहुत ऊपर ले जाने के लिए। अगर मैं कहूँ तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिवॉल्यूशन कहूँगा मैं, क्योंकि अगर आप देखो तकनीक की वजह से ही आपको HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीजों की खोज की गई वैज्ञानिकों द्वारा, फिर ट्रैक्टर का आपका आविष्कार किया गया, मशीनरीकरण उसका इस्तेमाल किया गया, फिर आपका ड्रिप इरिगेशन, आपका स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सारे क्या है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, यानी तकनीकी विकास के कारण ही आपका ये सब कुछ हो पा रहा है। फार्मर्स को आज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से आपके बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और जो आपकी जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता क्या होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ घट जाती है, और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर हेक्टर जो हम उत्पादन करते हैं उसमें कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते और मार्केट की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है। तो इसमें जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आपको मिल जाएंगे, बढ़िया से आपको पेस्टिसाइड यानी उर्वरक मिल जाएंगे, यूरिया वगैरह, तो अब अगर आपको पेस्टिसाइड मिल गए, इंसेक्टिसाइड मिल गए, आपको
फर्टिलाइजर्स मिल गए और आपको टेक्नोलॉजी के साथ में टाइम पे बोने के लिए आपके पास में ट्रैक्टर वगैरह मशीन हो गए, काटने के लिए हो गए, आपके हार्वेस्ट करने के लिए भी आपका टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई। और इसके अतिरिक्त आपको ये सब होने के बाद में जब आपका फाइनल प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद आप में आपको गुड अच्छी क्वालिटी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको अच्छे ट्रक्स या लॉरी या आपको मैं कहूँ कि एसी लगे हुए एयर कंडीशन आपको जो फ्रेट कैरियर होते हैं वो मिल जाए आपको गाड़ी। तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जो आपको फार्मर की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको करेंगे। और जो लास्ट में आपका एक टॉपिक है वो है जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो है गवर्नमेंट। दोस्तों बहुत ही बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट, आपका जो फार्मर है उसके डिसीजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के लिए हमें किस एरिया में हमें काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर आप देखो ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर एरिया वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, कोस्टल आपके जो स्टेट्स हैं उनके कोस्टल एरिया उनको चुना गया ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत। और आप देखो उस गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ही आप देखो वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा। गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, कैसे अफेक्ट करेगी? गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सब्सिडी देती है। किसमें देगी? बिजली के अंदर फार्मर्स को सब्सिडी देती है, आपको खाद बीज के अंदर सब्सिडी देती है, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, न्यूनतम लागत मूल्य। सपोज कि कोई आदमी गेहूं उगा रहा है तो गवर्नमेंट ने कह दिया आप गेहूं उगाइए, डोंट वरी, आपसे जो गेहूं होगा वो हम परचेज करेंगे, चाहे वो मिनिमम आपको हम 2,000 रुपये देंगे, मान लो 2,000 रुपये पर क्विंटल हम आपको देंगे। उससे कम आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उगाइए, आपको इतना हम देंगे, उससे ऊपर अगर आपको जो मार्केट में बेचना है वहाँ बेचिए। तो इससे क्या हो गया, फार्मर को एक संबल मिल गया कि मुझे अब मैं इस पर्टिकुलर क्रॉप को यहाँ पे उगा सकता हूँ। तो अब सोचिए अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे तो फार्मर्स क्या होंगे, वो पर्टिकुलर क्रॉप उगाने के लिए फिर वो उगाने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मेरे को भाई बाद में मेरे को ये प्रोडक्शन में हो जाएगा तो मेरे को मिनिमम प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए फार्मर्स को सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम लागत मूल्य वो देती है। किसी फूड क्रॉप्स में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और भी जैसे गन्ना वगैरह इनमें देती है। तो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनमें गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को देती है। इस वजह से आपका जो फार्मर है उसका डिसीजन अफेक्ट होता है कि मुझे क्रॉप उगानी चाहिए, क्योंकि मैं अगर दूसरी क्रॉप पे जाऊंगा जिनमें मुझे एमएसपी नहीं मिल रही है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है तो वो फार्मर्स उसको नहीं उगाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट किसी भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है। दूसरा है आपको कोटा और सब्सिडी। जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जो आपका कोटा सिस्टम होता है, जैसे मान लो कि गेहूँ आप जैसे भी एमएसपी वाला एग्जांपल हो गया, इसके अलावा सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट। आपको फार्मर्स लोन मिलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, केसीसी देती है, लोन देती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। लोन के अतिरिक्त आपको ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा आपको ये जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी देती है। फिर आपको जो बाहर की जो मान लो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बाहर अब्रोड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे आपको बचाती है। आपने WTO के अंदर इंडिया मेंबर है तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है उसको डिस्टोर्ट होने से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका US में अगर मक्का है कुछ ज़्यादा होता है, इंडिया में मान लो उस स्केल पे हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इंडिया में देके फार्मर्स को बचाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स आपने सब्सिडी सुनी होगी WTO के अंदर, विश्व व्यापार संगठन में, उसके माध्यम से हम फार्मर्स को बचाते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट्स के डिसीजन हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग फोरम पे, वर्ल्ड लेवल पे एज वेल एज इन इंडिया, आपके कृषि मंत्रालय समय समय पे लेता रहता है। इस तरह से एक फार्मर्स की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, फार्मिंग को अफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो अभी हमने चर्चा की, जो एग्रीकल्चर को आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।